हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई ने इशू किया था बेटा अपनी वेबसाइट पे। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बड़े सारे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछे भी जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन ए जिसमें आपके पास एमसीक्यू है, क्वेश्चन 1 to 18 और 2 असर्शन रीजन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। ग्राफ में आपको फंक्शन दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करिए। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये तो हमें पता है बेटा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स 2x का है, साइन इनवर्स x/2 या 2 साइन इनवर्स x का है, ये दिक्कत है। अब देखो बेटा, इसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर अगर आप डोमेन देखो तो ये क्या है, -1 to 1। और मुझे पता है बेटा, जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है -1/2 से लेके, यहाँ लिख देता हूँ -1/2 से लेके +1/2। ठीक है। अगर तो डोमेन इतनी होती तो साइन इनवर्स एक्स इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा डोमेन है -1 to 1। अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा -1 to 1। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो है साइन इनवर्स 2x का। थोड़ा लॉजिकल था बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। इफ फॉर 3 मैट्रिसेस, मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं बेटा, ए बी सी, प्रोडक्ट ए बी एंड ए सी बोथ आर डिफाइंड एंड आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो बेटा, ए बी और ए सी दोनों के प्रोडक्ट डिफाइंड भी हैं और ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर सेम है। तो एम एन पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता करना है। इसके लिए बेटा जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है उसके हम फॉलो करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखें। चलिए बच्चों, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो डेटा लिख देता हूँ बेटा। ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स जो है मेरे पास, उसका जो ऑर्डर है बेटा वो है m×4। इसी तरह से बेटा जो बी है उसका जो ऑर्डर है वो है n×3। और सी का जो ऑर्डर है बेटा Cij, वो है मेरे पास p×q। तीनों के ऑर्डर मुझे दे रखे हैं बेटा। और m n p एंड q का आंसर फाइंड करना। अब यहाँ देखो बेटा, ए बी और ए सी दोनों डिफाइंड है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ देखो बेटा, प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद होगा बेटा, प्रोडक्ट का पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब n जो है उसका आंसर 4 होने वाला है। क्लियर हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट है बेटा एसी का, इन दोनों का, इसका मतलब 4 और p दोनों बराबर, तो p का आंसर भी क्या होगा, 4 होगा। मतलब n4p4। तो यहाँ देखो बेटा, n और p4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन दोनों में नहीं है। मतलब ऑप्शन ए या बी दोनों में से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ देखो बेटा, ए बी और बी सी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। सॉरी, ए बी और ए सी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी मुझे यहाँ पे दे रखा है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब रो और कॉलम बराबर रहेंगे और ऑर्डर दोनों के दोनों का सेम है। अब यहाँ देखो बेटा, जो मेरे पास ए बी मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या बनेगा। यहाँ देखो बेटा, m×3। और जो ए सी बनेगा, ठीक है, ये ए सी, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, m×q बन जाएगा, है ना। यहाँ देखो बेटा, ये p की वैल्यू 4 है तो m×q बन जाएगा। और मुझे ये पता है कि m×3 जो है वो किसके बराबर है, m×q, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है बेटा, वो मुझे पता है। ठीक है। और दोनों दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब दोनों में रो और कॉलम बराबर है। अगर इसके यहाँ देखो बेटा, कॉलम 3 है तो रो भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो m का आंसर क्या आएगा, 3। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू भी कितनी है, 3। m भी 3 है बेटा, q भी मेरे पास कितना है, 3, और n 4 है, p भी 4 है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, n4p4, ठीक है, m भी 3 आ गया, q भी 3 आ गया, m3 और q भी 3। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स मुझे दे रखा है ए मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये वैल्यू मुझे पता करनी है। अब देखो बेटा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाले नंबर बराबर रहेंगे, इस तरह से वो डायगोनली होंगे, बस साइन अपोजिट होंगे। तो मतलब ये 3 है तो आर की वैल्यू -3 होने वाली है, सीधा सीधा। तो आर की वैल्यू क्या होने वाली बेटा, -3। एक चीज क्लियर होगी। ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, ये p है, ये वाला -2 और q, तो q का आंसर क्या आने वाला है बेटा, 2 आने वाला है, 2 निकल गया। और ये t, ये -4 है तो t का आंसर क्या आने वाला है, +4, ये भी क्लियर हो गया। और p देखो डायगोनल पे 0 होता है हमेशा, तो p का आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है। तो अब मुझे देखो क्या फाइंड करना था बेटा, यहाँ पे q + t, तो डिवाइड में p + r। तो q देखो कितना है बेटा, 2,
और t मेरे पास कितना है 4, 6 बन गया। t 0 है, r की वैल्यू -3, तो 6 को -3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा -2। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका कितना बेटा 4 है, ठीक है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ देखो बेटा मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे 27, और ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या है ये मुझे पता करनी है। देखो बेटा इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ये किसका होता है बेटा, मॉड ऑफ ए, और यहाँ पे आएगा n-1, जितना भी ऑर्डर होगा ना उससे एक कम लेना है ना। तो ये बन जाएगा बेटा, ऑर्डर कितना था इसका, यहाँ देखो 4 था, तो बनेगा 4-1, यहाँ पे आ गया 27, मॉड ए कितना बन गया बेटा क्यूब, और ये बन गया 27, ये होता है 3 का क्यूब, तो मॉड ए जो है वो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। क्लियर है। लेकिन मुझे तो फाइंड करना है बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इसका जो आंसर होता है बेटा वो क्या होता है, मॉड a मल्टीप्लाई i। मॉड ए कितना आ गया बेटा 3, तो बन गया 3i, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर। उसको टिक कर देते हैं बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, आपको आता है बेटा इनवर्स फाइंड करना, फॉर्मूला पता ही होगा, लेकिन अगर शॉर्टकट में यूज करूं, ये तो मैं अपने कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूं बेटा, आपने पूरा सॉल्व करना है। तो ये 3 का उल्टा क्या होता है 1/3, 2 का 1/2, 5 का 1/5, तो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन आपने एग्जाम में पूरा सॉल्व करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो सीधा सीधा देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा cos ऑफ 67 cos 23, बीच में क्या आता है फिर माइनस साइन 23, और फिर आ गया साइन ऑफ 67 आ गया। cos है cos भी, माइनस साइन है साइन भी, ये तो बेटा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला था, दोनों cos साथ में दोनों साइन, तो cos का फॉर्मूला होगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, 67 प्लस 23 कितना बनेगा cos ऑफ 90, और cos 90 का आंसर क्या होता है 0। अगर ये 0 मतलब ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है और ये कंटिन्यूस है पाई पे, तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर कंटिन्यू है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर रहते हैं ना। तो 6 में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर रहेंगे, ठीक है। तो लिमिट डाल देते हैं सीधा, पाई पे है ना, तो लेफ्ट में भी पाई डाल देंगे और राइट में भी पाई डालते हैं, तो क्या बनेगा के पाई प्लस 1, इसका मतलब के पाई प्लस 1, सीधा लिमिट डाल देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड, देखो बेटा पाई में डालेंगे तो क्या बनेगा cos ऑफ पाई। ये फास्ट तरीका है, फिर शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने का, क्या बनेगा के पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो -1 होता है, तो के पाई बन गया बेटा -2, तो के का आंसर आ गया -2/पाई। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो आंसर आएगा -2/पाई, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8। एफ एक्स मुझे दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है बेटा मुझे, और मुझे फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ देखिए एफ एक्स जो है वो मुझे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया एक्स, फिर आ गया बेटा tan इनवर्स ऑफ एक्स, और वैल्यू फाइंड करनी है एफ डैश ऑफ 1 की, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आ गया बेटा tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे 1, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, और ये बन गया tan इनवर्स 1, है ना, ये बन गया 1/2, tan के टेल 1 कितना होता है पाई/4 45 है ना, तो पाई/4 प्लस 1/2, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, ये फंक्शन जो आपको दे रखा है वो कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट लगाया हुआ है इसमें। तो यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। तो ये देखो बेटा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, कितना है मेरे पास tan माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये फंक्शन जो है बेटा ये इंक्रीज करेगा कौन से इंटरवल में, ये पूछा गया। इंक्रीज के लिए बेटा सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा -1 माइनस 4x आ गया, ठीक है। इंक्रीज के लिए क्या होता है, जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए,
तो इसका मतलब -1 - 4x ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बनेगा 1 + 4x ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस को वहां शिफ्ट कर दूंगा अगर, तो 1 + 4x, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, -1/4। मतलब -1/4 से शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना, तो मतलब -∞ से लेकर -1/4, ये दोनों वैल्यूज, ये तो इंक्लूडेड है, ये तो इंक्लूड होती नहीं है। ठीक है, तो -∞ से -1/4, -∞ से -1/4, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों ऑप्शन तो इन्होंने एक जैसे ही दे दिए। यहाँ +1/4 था, तो ये आ गया बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या एलिप्स। सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, x dx + y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अलग कर देते हैं बेटा, इसको इधर भेज देते हैं, x dx इज इक्वल टू -y और dy, x और y अलग हो गए, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या बनेगा, x²/2 -y²/2 और प्लस k लिखो या c लिखो, एक ही बात है। इस उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो x²/2 + y²/2 इज इक्वल टू k आ गया, 2 वहां भेज देते हैं एलसीएम लेके, तो x² + y² इज इक्वल टू 2 टाइम k। आप देखो बेटा, दोनों की डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर दोनों की डिग्री 2 है तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे कुछ दे रखा है, f(a + b - x), इसका आंसर बेटा fx के बराबर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, a to b x of fx, इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताना। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका डेफिनेट एंगल की है, वो कहती है a + b - x, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x के बदले में a + b - x। ठीक है, देखते हैं ना बेटा, ये आगे a to b और फिर यहाँ पे भी fx है ना, x के बदले में क्या आएगा, a + b - x। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, डेफिनेट एंगल की एक प्रॉपर्टी यूज की थी। अब यहाँ पे f of a + b - x, इसका आंसर किसके बराबर है बेटा, fx के बराबर है। तो a to b a + b - x और यहाँ पे आ गया fx, साथ में आ गया dx। ठीक है, अब इस fx को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो यहाँ बनेगा बेटा a to b, फिर आ गया a + b fx। ठीक है, dx माइनस x के साथ करेंगे, तो a to b x f of x और साथ में आ गया dx। ठीक है, और यही था मेरा a to b x f x dx लेफ्ट साइड में, तो ये वहां चल भेज देते हैं, तो 2 टाइम हो जाएगा, है ना। इसको मैं i मान लेता हूँ, चलो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये i था, तो यहाँ पे भी i बन गया, तो i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा a to b, यहाँ पे बन गया a + b fx dx, और ये बन गया -i, इसको यहाँ भेज देते हैं, 2 टाइम i हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया a to b a + b fx और dx आ गया। ठीक है, a + b वहां चला जाएगा, तो i का बन जाएगा, कांस्टेंट है ना, बाहर भेज देंगे, और a to b fx dx। तो i का आंसर आ गया बेटा a + b/2 a to b fx dx। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी इसके साथ मैच करे और ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, fx मुझे दे रखा है। ठीक है, x³ sin⁴ x/4 cos x/4 dx, और ये इसके बराबर है, यहाँ से a की वैल्यू मुझे पता करनी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करते हैं पहले और फिर यहाँ पे आंसर लिख कर आएंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखो बेटा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं इसके। अब यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले मैं इसे फोल्ड कर लूं। यहाँ देखिए, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया मेरे पास। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये sin⁴ है, यहाँ पे cos 1 ही है, तो पुट कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या था, आई इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब साइन की पावर 4 एक्स की पावर 4 और कॉस एक्स की पावर 4 साथ में आ गया dx। तो बेटा पुट कर लेंगे इस साइन एक्स की पावर 4 को t ले लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे cos x की पावर 4 और x4 का क्या आएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt। तो x क्यूब cos x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। अब देखो बेटा ये x क्यूब और cos की पावर cos x4 dx मिलके क्या बन गया dt बाई 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ dt आ गया और ये आ गया बेटा साइन x की पावर 4 कितनी है t, तो बन गया t की पावर 4। इंटीग्रेट करेंगे तो बन गया बेटा 1 बाय, यहाँ पे 4 था मैंने 2 लिख दिया, इसको 4 लिख लेना 4, ये बन गया t की पावर 5 डिवाइड में क्या आएगा 5 प्लस c, तो i इज इक्वल्स टू 1/20 और t कितना आ गया मेरे पास साइन x की पावर 4 इस पूरे की पावर 5 प्लस सी। अब ऑप्शन बेटा यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया मेरे पास, हाँ मुझे एक ही वैल्यू फाइंड करनी है सॉरी। तो यहाँ देखो बेटा कंपेयर करोगे साइन एफ 5x बार 4 उसके साथ जो लगा था वो a है, तो उसके मुताबिक बेटा अगर कंपेयर करूं तो a का आंसर क्या है मेरे पास 1/20। तो 1/20 जो है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आएगी करना क्या है, लेकिन है बड़ा आसान। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बर्ड फ्लाइज थ्रू ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर। ठीक है, पक्षी जो उड़ रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन में और ये उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी लाइन जो है, लाइन की क्वेश्चन है। ए मैन स्टैंडिंग बिसाइड ए स्टेट मेट्रो रेल ट्रैक गिवन बाय दिस इज ऑब्जर्विंग द बर्ड, द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक। उस पक्षी की जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ट्रैक के ऊपर कितनी पड़ेगी वो मुझे पता करना है बेटा। तो इन शॉर्ट बेटा मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है इस वेक्टर के ऊपर, ये क्वेश्चन है, ये सिंपल बताऊं तो यहाँ देखो बेटा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए डॉट बी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब ऊपर दोनों का क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ देखो बेटा ये आ गया ना मेरा ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखो बी वेक्टर क्या होता है बेटा, यहाँ पे इन्होंने मिक्स करके दे दिया मुझे, 3 लैम्डा के अलग अलग करने पड़ेंगे। तो पहले इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 3 टाइम आई। ठीक है, 3 टाइम आई आ गया और ये आ गया माइनस का जे और के यहाँ पे नहीं है लैम्डा वाला ही है, तो प्लस लैम्डा कॉमन ले लेंगे आई। ठीक है, प्लस 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा कॉमन ले लिया 2 जे और यहाँ पे आ गया 3 के। ठीक है, ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना था बेटा। ठीक है, ए की प्रोजेक्शन बी पे है ना, तो ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया इसका पैरेलल वेक्टर और ये आ गया मेरा पहला वेक्टर, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास आई प्लस 2j प्लस के कैप। ठीक है, तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 आ गया। ठीक है, 4 3 7 1 8 और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड, मॉड भी आया, तो कितना आएगा बेटा 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे आ गया ये के 3 बी, सॉरी 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 मॉड इसका लेना था बेटा, मैं इसका ए का ले रहा हूँ। तो 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 9 4 13 रूट ऑफ 14 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 8 अपॉन रूट 14, मतलब ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का विद पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है बेटा वो मुझे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है वो आप लिख लीजिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ देखो पॉइंट का मतलब 3 4 5 का वाई एक्सिस से, तो ये पॉइंट है बेटा 3 4 5, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम वाई एक्सिस से। तो फॉर्मूला क्या था बेटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब वाई से फाइंड करना ना तो वाई वाला कोऑर्डिनेट छोड़ देना, तो क्या बनेगा बेटा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना बन गया 9 प्लस 25 रूट ऑफ 34। तो रूट 34 इसका आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मुझे दे रखा है, तीनों वेक्टर दे रखे हैं बेटा, और 2 टाइम ए वेक्टर डॉट आई, फिर बाहर आई कैप है, फिर माइनस ब्रैकेट में बी डॉट जे, जे कैप प्लस सी डॉट के और के कैप इज सेम एज अ वेक्टर। इसका आंसर इनमें से किसके बराबर आता है वो मुझे पूछा गया था। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा गया था। क्वेश्चन 15 में 2 टाइम ए वेक्टर डॉट आई, 2 टाइम ए वेक्टर डॉट आई कैप और बाहर मल्टीप्लाई में आई कैप, डॉट नहीं है, ठीक है। फिर आगे बेटा माइनस बी वेक्टर डॉट जे कैप, बाहर भी आ गया जे कैप, प्लस सी वेक्टर डॉट के कैप, ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया के कैप। इसका आंसर क्या आ गया वो मुझे पूछना था या फिर पता करना था। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 टाइम ए डॉट आई, 2 टाइम ए मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा। 2 टाइम ए, तो ए को जो बेटा 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे डॉट का है आई के साथ, तो आई वाला नंबर ही चाहिए मुझे, तो ये बन जाएगा बेटा 6, है ना। तो ये बन जाएगा कितना 6, तो इसका आंसर 6 आया। साथ में क्या आ गया मेरे पास आई कैप, माइनस बी वेक्टर डॉट जे, अब जे के साथ करना है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 जे कैप, ठीक है। सी डॉट के, सी का लेना के के साथ, है ना, तो कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा प्लस का 2 टाइम के कैप, तो 6i माइनस जे प्लस 2 कैप, और ये 6i माइनस जे प्लस 2 के यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन ये 6i माइनस जे प्लस 2 के, इसका आंसर क्या है बेटा सी वेक्टर, है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आएगा, ये सी के साथ मैच करता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या कहता है। एक बच्चा जो है क्लास 12th को मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया उसे, कंस्ट्रेंट मुझे एक दिया था, और बोला गया कि दूसरा जो मिसिंग कंस्ट्रेंट है वो क्या होगा वो मुझे फाइंड करना था, और नीचे मुझे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन में से, चारों में से ठीक कौन सा होगा वो मुझे पता करना है। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये इसका है। आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करती है, तो मतलब जो दूसरी इक्वेशन है उसकी लाइन जो है ये है, तो ये लाइन जो है कौन से पॉइंट से पास करती है, एक तो 1 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसका 0,2, मतलब जो लाइन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो इसका आंसर होगा। अब देखो बेटा ये वाली लाइन जो है इन दोनों को ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ देखो आप आंसर डालो ना, इक्वलिटी 0 लेके चलो, एक्स के लिए 1 डालोगे 2 y 0 आ गया, है ना। यहाँ पे x 0 y 2, सेम कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा, लेकिन दोनों में से असली आंसर कौन सा वो कैसे पता चलेगा। यहाँ देखो बेटा आंसर जो है वो शेडेड रीजन इस तरफ है, बाहर की तरफ है ना, तो मतलब आंसर जो है वो फॉल्स आया हुआ है। तो फॉल्स देखो कहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन बी में आएगा, तो इसलिए यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिजिबल रीजन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का वो आपको यहाँ पे दे रखा है। उसने देखा कि इस फंक्शन की जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी मिनिमम वैल्यू 2 जगह पे आ गई, उसमें से एक पॉइंट क्या था आपका 50, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा वो मुझे पूछा गया था। अब यहाँ देखो बेटा ये है पॉइंट 50, ठीक है, ये लाइन है, एक पॉइंट है इसका 5,0, ठीक है, और दूसरा जो इसका पॉइंट आ रहा है, इसका एक 50 आ रहा है, तो दूसरा यहाँ पे देखो कहाँ कट करा बेटा 0,15 पे, है ना। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या आ रहा है 0,15 आ रहा है। अब मुझे इक्वेशन अब बनानी है जो इन दोनों को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। अगर वो इक्वेशन में बनाऊं तो बनेगी कुछ इस तरह से 3x + y = 15, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इसको ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर है बेटा। अब मुझे क्या करना था, वो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं इसमें से जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो वो पॉइंट कौन से आएंगे बेटा 2 और 9, यहाँ पे डाल के देख लो 3 2 6 9 15, बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो आपका यही रहेगा। एक बंदा जो है बेटा उसने क्या किया, पहले 4 डिजिट थे, 6 डिजिट पिन थी, उसके पहले 4 डिजिट थे वो पता कर लिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदा जो है कैन गैस योर पिन, कि वो आपकी पिन को गैस कर पाएगा। अब यहाँ देखो बेटा 6 टोटल डिजिट थे, उसमें से 4 उसने गैस कर लिए, ठीक है, पहला कर लिया गारंटी है, दूसरा तीसरा चौथा ये तो है, पांचवें के लिए देखो बेटा अब डिजिट होते मेरे पास 10, ठीक है, उसमें से जो करेक्ट है वो तो एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/10। फिर नेक्स्ट डिजिट है बेटा, क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं अलग अलग हो, तो उसकी भी क्या आएगी 1/10, तो बन जाएगा 1/100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा असर्शन रीजन पे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, असर्शन रीजन, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या पाई/4 होती है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन रीजन। साइन के टेबल में √3/2 वैल्यू जो आती है बेटा वो कितनी में आती है 60 पाई/3। tan के टेबल में 1 पाई/4 और सेक के टेबल में √2 ये भी पाई/4, तो सीधे सीधे कट गया, आंसर आ गया पाई/3। ठीक है, लेकिन आंसर इसमें क्या दिया था पाई/4, मतलब ये जो है वो गलत है, असर्शन जो है इसका वो फॉल्स है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। रीजन देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है साइन वर्स की और इसकी ये सही होती है, तो ये बेटा ठीक है, मतलब रीजन सही है, असर्शन इसका गलत है। ठीक है, फिर वो जो ऑप्शन बनेगा वो आप टिक कर लेना। 20 देखो बेटा, दो नॉन जीरो वेक्टर दिए और बी, आर जो है एक और वेक्टर है और क्रॉस यहाँ पे क्या दे रखे है 20 में, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, किसके बराबर है 0 वेक्टर। अब यहाँ देखो बेटा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आर वेक्टर जो है वो पैरेलल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ये समझ आती है बेटा क्यों क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये मान लो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ये इनके पैरेलल है, तो आर वेक्टर कुछ ऐसे ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। बोला गया कि आर वेक्टर जो होगा वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। अब ए प्लस बी तो ये है, अगर मैं ढूंढूं ए क्रॉस बी तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ये इसके पैरेलल था तो फिर ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब असर्शन इसका जो है वो सही है, तो इसको बेटा मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट बोलता है कि वेक्टर जो a प्लस बी है इस परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी, बिल्कुल गलत है बेटा, a क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में असर्शन आपका ठीक है, रीजन जो है वो गलत है। अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी पे, चलते हैं बच्चों सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। 2 मार्क्स में बेटा पूछा गया था, यहाँ पे और वाला ऑप्शन भी था, यहाँ पे दिया था बेटा मेरे पास tan, फिर आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे -1 और प्लस पाई/3 था। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा tan, ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो बन गया tan इनवर्स 1 प्लस पाई/3, ये बन गया बेटा tan इनवर्स 1, ये पाई/4 होता है tan के टेल में, तो -पाई/4 प्लस पाई/3, तो ये बेटा अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करूं तो पाई/4 था 45, 45 और 30 है ना, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस बनेगा मेरे पास 15 बन जाएगा ना, पाई/3 सॉरी 60 है, मैं उसको 30 पढ़ रहा था, पाई/3 60, 60 माइनस 45 बन गया 15, तो ये बन गया tan 15 डिग्री। ठीक है, ये बन गया tan 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan 45 माइनस 30 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 60 माइनस 45 ऐसे सॉल्व कर लेते तो भी चलता, tan 60 माइनस 45 एक ही बात है। फॉर्मूला लगेगा बेटा tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो आई थिंक इसका आंसर 2 माइनस √3 होता है tan 15 का, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना आपको बता दिया मैंने, बाकी आप कंप्लीट कर लेना। अब चलते हैं बेटा इसके ऑप्शन बी पे, तो यहाँ देखो बेटा ऑप्शन बी में क्या है, डोमेन पूछा गया मुझे, तो यहाँ रखिएगा बेटा जो आपका चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां से डोमेन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो डोमेन पूछी गई थी बेटा cos इनवर्स 3x माइनस 2 का। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा डोमेन पूछा गया था मुझे, ये इसका आर पार्ट आ गया, बी पार्ट में डोमेन पूछा गया था cos इनवर्स 3x माइनस 2 का। मुझे पता जो cos फंक्शन होता है ना हमारे पास है ना, cos इनवर्स, जो फिर cos थीटा जो होता है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा 3x माइनस 2 जो है इसका आंसर क्या होगा -1 से लेके 1 के बीच में होगा है ना। तो यहाँ से बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा पहले +2 कर दूंगा, ये -1, ये आ गया 3x माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ पे भी 1 प्लस 2 और यहाँ पे भी 2 प्लस 2 -1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये कट गया, बच गया बेटा 3x और यहाँ पे बन गया मेरे पास 3। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1/3, यहाँ पे बनेगा बेटा मेरे पास x और ये बन गया 1, तो बन गया 1/3 से लेकर 1 तक, तो बन गया 1/3 से लेकर 1 तक, ये इसका फाइनल आंसर, ये मुझे पता करना था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसमें क्या पूछा गया, y मुझे दे रखा था। ठीक है, y मुझे दिया हुआ है और ये मुझे प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आता है, तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया बेटा log, यहाँ पे आ गया tan पाई/4 प्लस पाई x/2,
2 आ गया। ठीक है, ये एंगल आ गया, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में रख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग की होती है 1/x, तो बनेगा बेटा 1/tan π/4 प्लस x/2। फिर tan की करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब एंगल की करेंगे π/4 तो कांस्टेंट है, 0 होगा, x की 1 तो बन गया 1/2 बन गया। तो ये बनेगा बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू, tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, बनेगा π/4 प्लस x/2, और ये आ गया बेटा साइन ऑफ π/4 प्लस x/2। ठीक है, और यहाँ पे इसे अगर नीचे ले आऊं तो बनेगा cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक cos कैंसिल होगा, तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं dy/dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 1/2 साइन π/4 प्लस x/2, और फिर साथ में आ गया cos π/4 प्लस x/2। तो ये बन गया बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा, साइन 2 थीटा का है ना। तो ये बन जाएगा 1/sin 2 थीटा, मतलब इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे π/2। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा x, 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे पता साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये बन गया बेटा कॉस एक्स, और इसको ऊपर भेजूंगा, बन गया सीकेंट ऑफ एक्स। तो अब इसको यहाँ भेज देते हैं, तो dy/dx माइनस सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूव करना था, 2 मार्क्स में पूछा गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 23 में क्या पूछा गया था, इसको इंटीग्रेट करना है, तो i इज इक्वल्स टू, ये दिया बेटा x-3, और डिवाइड में है x-1 का क्यूब, और साथ में आ गया e की पावर x और dx। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा ये x-1 -2 कर लेंगे, और ये x-1 का होल क्यूब, और यहाँ पे आ गया ex और dx। तो i इज इक्वल्स टू अलग अलग कर लेंगे बेटा, ये x-1 और ये x-1 का होल क्यूब -2/x-1 का होल क्यूब, और यहाँ पे आ गया e की पावर x और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास 1/x-1 का होल स्क्वायर -2/x-1 का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आ गया e की पावर x और dx। ठीक है, अब ये बेटा इस फॉर्म में बन गया e की पावर x fx प्लस f'(x). ठीक है, ये इस फॉर्म में बन गया क्वेश्चन। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x और फंक्शन। अब ये फंक्शन है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, e की पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर था। 23 हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो इसके और में मुझे दे रखी है, एक फिगर दे रखी है यहाँ पे डायग्राम, और पूछा गया कि इसका शेडेड एरिया जो है वो फाइंड करिए। ये आ गया और वाला पार्ट, तो यहाँ देखो बेटा ये वाला पोर्शन मुझे फाइंड करना है। अब ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं। ये तो ओरिजिन होगा, 0 0 आ गया ये वाला पोर्शन, और ये वाला पॉइंट यहाँ देखो बेटा कितना है y 4 है ना, तो ये बन गया 0,4। तो मैं y वाले ही कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो y वाले अगर कोऑर्डिनेट लूंगा तो क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल्स टू 0 से लेके 4 x dy बन जाएगा, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, x वाले y वाले कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। अब यहाँ से देखो बेटा कहाँ गया ये है, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, √y, तो ये बनेगा मेरे पास 0 to 4 √y मतलब y की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 1/2 प्लस 1 3/2 होगा। ठीक है, और नीचे भी 3/2, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 to 4 आएगा, ये बनेगा बेटा 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस ये तो 0 रहेगा। अब ये बन गया 2/3। ठीक है, इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, पावर क्या आ गई 3/2 माइनस 0। अब ये कट गया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2/3 मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो बन गया बेटा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही था इसका फाइनल आंसर। दो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। f ऑफ x प्लस वाई को डिफाइन किया है, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई,
और यहाँ पे f5 का आंसर 2 है, डेरिवेटिव जो 0 पे 3 है, डेफिनेशन जो डेरिवेटिव की उसको इस्तेमाल करेंगे और f डैश ऑफ 5 जो है मुझे फाइंड करना। तो यहाँ देखो बेटा जो गिवन है मुझे पहले वो लिख लेते हैं। f ऑफ x प्लस वाई जो है उसका आंसर है fx मल्टीप्लाई fy। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट दिए बेटा, एक 0 है एक 5 है, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया बेटा 0 प्लस 5, तो क्या बनेगा f ऑफ 0 f ऑफ 5। तो यहाँ देखो बेटा क्या बन जाएगा f5 और ये आ गया f0, यहाँ पे f5 आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो f0 का आंसर 1 आ गया। इसे मैं आगे यूज करूंगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो f डैश ऑफ 5। अब यहाँ देखना बेटा f डैश ऑफ 5 बाई डेफिनेशन क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h, x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस h माइनस f ऑफ x f5 डिवाइडेड बाय h। x प्लस y की डेफिनेशन लगाएंगे तो बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया f5 fh माइनस f5 और डिवाइड में h आ गया। f5 का आंसर यहाँ देखो कितना था बेटा 2 है, तो यहाँ बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2 fh माइनस यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड बाय h। 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 बनेगा बेटा f ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ देखिएगा बेटा ये बनेगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस ये 1 आ गया, तो 1 के बदले में क्या डालेंगे f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा f ऑफ h माइनस f0 बाई h, ये किसका डेरिवेटिव है बेटा, 0 का डेरिवेटिव है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम f डैश ऑफ 0, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आसान ही था। f डैश ऑफ 0 का आंसर कितना है बेटा 3 है, तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या बन जाएगा 6। यही है इसका फाइनल आंसर है ना। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग भी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, वेक्टर का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। फाइंड जो मुझे करना था बेटा इसमें वो सीधा सीधा करना था एरिया पैरेललोग्राम, लेकिन तरीका जो था बड़ा अलग सा था। क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, दो वेक्टर मुझे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया 25। एक है यहाँ पे देखो ओ ए वैक्टर, इससे पहले लिख लेता हूँ। ओ ए वैक्टर कितना है मेरे पास, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वेक्टर जो है उसका नाम ओ बी है, तो ओ बी वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू 3i माइनस जे प्लस 3k, 3i माइनस जे प्लस 3 टाइम के, ठीक है। क्या बोला गया बेटा, ये दोनों जो है ट्राइंगल की साइड से, ओ ओरिजिन है, पॉइंट P जो है वो AB पे ही है, सच दैट OP इज द मीडियन। यहाँ देखो बेटा OP जो है वो मीडियन है, ठीक है। तो इसका मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का जो वेक्टर है वो कैसे बनेगा, यहाँ देखो बेटा, तो OP वेक्टर कैसे बनेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करिए, आपने पहले पढ़ा होगा। कैसे निकलता है बेटा, x1 प्लस x2, ये तो पॉइंट्स की बात कर दी ना, दोनों वेक्टर ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 3 और 1 क्या बनेगा 4i, ये तो कैंसिल, यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2i प्लस 2k, ठीक है। 0 यहाँ पे j की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अब मुझे क्या फाइंड करना था बेटा, एरिया पैरेललोग्राम जो OA वेक्टर और OP वेक्टर से बनेगा। तो पहले OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, I J के OA वेक्टर 1 1 1 और OP वेक्टर क्या है बेटा 2 0 2। एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1, तो ये आ गया OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, यहाँ पे आई कैप, ये आ गया 2 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये आ गया बेटा 2 माइनस 2 है ना, 2 माइनस 2 प्लस के कैप, और ये क्या बन गया मेरे पास 0 माइनस 2 बन गया, तो ये बन गया 2 टाइम आई कैप, ये तो कैंसिल हो गया, बन गया माइनस 2 टाइम के कैप बन गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, क्या बन जाएगा बेटा 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बन गया आई माइनस के, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 बन गया 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट्स, और यही था इसका फाइनल आंसर। इसके साथ हमारी सेक्शन बी जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चलते हैं बेटा सेक्शन सी पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया मुझे। क्या पूछा था,
x की पावर y किसके बराबर है, e की पावर x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 26, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई है और मुझे प्रूव करना है कि डेरिवेटिव का आंसर ये आएगा एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू e। x की वैल्यू e डाल के उसकी वैल्यू भी मुझे पता करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की उसका क्वेश्चन जो था उस तरह के क्वेश्चन है ये। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, पावर आ गई ना, लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लॉग x की पावर y, ये बनेगा log ऑफ e x की e की पावर x माइनस वाई। ये नीचे उतरेगा, log की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। log e तो 1 हो गया, ये x माइनस वाई, log e की वैल्यू 1 है, उसको लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस y को यहाँ भेजता हूँ, तो ये बन गया y log ऑफ x, सॉरी यहाँ पे प्लस y इज इक्वल्स टू x, तो y कॉमन ले लेंगे तो log ऑफ x प्लस 1 जो है वो बन जाएगा x, तो y का आंसर आ गया बेटा x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना था, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया बेटा dy अपॉन dx, u अपॉन v लगेगी तो बन गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस log x आएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे x आ गया, 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, 1 तो कांस्टेंट 0, लॉग x का आएगा बेटा 1 अपॉन x, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा dy अपॉन dx का जो आंसर मेरे पास आया वो आ गया 1 प्लस लॉग x माइनस 1, 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में आ गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 1 भी कैंसिल, तो ये बन गया बेटा log x जो डेरिवेटिव आया और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये आ गया log x और डिवाइड में 1 को लिख सकते हैं log e प्लस log x, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये log x आ गया, ठीक है। अब ये log दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो बन गया log ऑफ x e, ठीक है, एंगल में, और फिर इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे उन्होंने बोला था बेटा कि x की वैल्यू, यहाँ देखो x की वैल्यू मुझे e यहाँ पे डाल देनी थी, तो अब मैं क्या करूंगा एट x इज इक्वल्स टू e, तो ऊपर देखो क्या बनेगा बेटा log ऑफ e, और यहाँ बन जाएगा log ऑफ e का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ये उतरेगा नीचे तो क्या बनेगा log ऑफ e, ये नीचे उतरेगा बनेगा 2 log e, इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा log e की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये बन गया मेरे पास 1 ऊपर, है ना, ये भी बन गया 1, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, तो 1/4 जो इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। इसके और पार्ट में भी ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था डेरिवेटिव से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा जो आर पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा बी पार्ट में क्या पूछा गया था, ये तो आपका एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ए यहाँ पे आ गया बेटा थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे वाई आ गया ए और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है डबल डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ये बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं, इसको पहले dx अपॉन डी थीटा थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, ये 1 आ गया माइनस साइन का क्या बन गया कॉस थीटा, ठीक है। इसको भी करेंगे तो आ गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, 1 बेटा कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया, और cos का माइनस साइन होता है तो बन गया प्लस साइन ऑफ थीटा। अब फाइंड करेंगे dy अपॉन dx, तो ऊपर dy वाला आंसर रखना है, तो a साइन थीटा और नीचे आ गया a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ देखो बेटा a साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया a, ये आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ कुछ नहीं कहता बेटा, ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, तो dy अपॉन dx कितना बन गया cos अपॉन साइन cot ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना था बेटा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, काट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा एंगल का 1/2 भी आएगा साथ में, और यहाँ पे थीटा को करूंगा तो आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो बन गया -1/2
कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स है ना। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा बेटा इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए, साथ में आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। तो यहाँ देखो बेटा ये ए भी यहाँ ले चलता हूँ 1 अपॉन 2 टाइम ए, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो ये बता देता हूँ बेटा 2 इंटू 2 4 हो गया माइनस 1 अपॉन 4 आ गया, और यहाँ पे 2 कोसेक है, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है बेटा कोसेक होता है, 2 और 2 मिलके 4 कोसेक हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 4 कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ये था बेटा इसका आर पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा क्या कहता है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट in such a way that the rate at which volume decrease at any instant is directly proportional to its surface area। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv अपॉन dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा सरफेस एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम यहाँ पे तोड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और साथ में s आ गया, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, कि इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट रेट से गिर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा स्फेरिकल शेप में बॉल है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो dv अपॉन dt, क्योंकि क्वेश्चन में डालनी मैंने वैल्यू, तो क्या बन जाएगा बेटा 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का बनेगा 3r का स्क्वायर और यहाँ पे dr अपॉन dt आएगा, 3 कैंसिल बन गया 4 पाई r का स्क्वायर और dr अपॉन dt बन गया। ठीक है, तो मतलब dv अपॉन dt का आंसर ये 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है सरफेस एरिया और साथ में dr अपॉन dt है ना, एस इज द सरफेस एरिया था। अब यहाँ देखो बेटा ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो ये बनेगा s टाइम dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू k टाइम s, s कैंसिल तो dr अपॉन dt जो आएगा मेरे पास वो यहाँ पे देखो बेटा क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ k टाइम आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा था तो नेगेटिव साइन भी आना था है ना, तो ये माइनस का साइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब जो dv अपॉन dt था मेरे पास माइनस की एस है तो ये बन गया माइनस, माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज है या रेट ऑफ डिक्रीज जो है जो रेडियस का वो कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये मुझे इसमें पता करना था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, स्केच द ग्राफ, इस ग्राफ को स्केच करिए फिर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, और फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो मुझे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1, मुझे इसको ड्रॉ करना है। तो क्या करना होता है बेटा, सबसे आसान तरीका क्या है, इसको जीरो पुट कर लीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1। ठीक है, तो -1 पे मुझे पता है मॉड का ग्राफ कैसे बनता है वी शेप में, तो ये मैं छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ बेटा। ये -1 यहाँ कहीं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे वी शेप। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना था बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इवेल्युएट भी करना है। ये पूछा गया इवेल्युएट करना है -4 से लेके 2 है, -2 लिख रहा था मॉड ऑफ x प्लस 1 और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा x के लिए -1 आई थी तो इसको दो इंटरवल में तोड़ देंगे, -4 से -1 मॉड ऑफ x प्लस 1 साथ में dx, फिर आगे बेटा प्लस -1 से लेकर आ गया -1 से लेकर 2 आ गया मॉड ऑफ x प्लस 1 और साथ में क्या आ गया dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो आंसर हमेशा माइनस में आ रहा है, तो अगर मॉड का आंसर माइनस में है तो फिर मुझे माइनस साथ में लगाना पड़ता है क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस में -4 टू -1 x प्लस 1 और यहाँ पे dx प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो बनेगा -1 से 2 और फिर x प्लस 1 और साथ में dx इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बनेगा बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आगे इसके इंटरवल्स -4 से लेके -1, ये माइनस का साइन आ गया प्लस x प्लस 1/2 बाहर ले जाएंगे तो x प्लस 1 जो है ये आ गया उसका होल स्क्वायर -1 से 2 और ये आ गया 1/2 बाहर आ गया। अब वैल्यू डालेंगे -1/2, अपर लिमिट -1 प्लस 1 0
माइनस लोअर लिमिट -4 और 1 बन गया -3, 3 का स्क्वायर क्या बन गया प्लस का 9, ठीक है। प्लस 1/2 -1 + 1 क्या हो गया 0, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ देखो बेटा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, तो ये बन गया 9/2, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया माइनस का 9, इसे चेक कर लेते हैं। 2 सॉरी यहाँ पे पहले पलीमेटी 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे आएगा और -0 था, ठीक है। तो 9/2 और 9/2 क्या बन जाएगा बेटा, 2 तो एलसीएम आ गया, ये बन गया 4.5, 4.5 बन गया 9 आंसर आ गया इसका। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब इसके आर पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, ये आ गया आपका एप्लीकेशन टैगल से एक और क्वेश्चन बी पार्ट में, जो इसका आर पार्ट था बेटा, उसमें क्या था, यहाँ पे मुझे दे रखा है एक पैराबोला इस तरह से, ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा, पहले तो मुझे इनको सॉल्व करना है, पॉइंट निकालने हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन लेकर चलेंगे सबसे पहले, ये 0 और यहाँ पे आ गया y - x = 0, तो आ गया बेटा y का आंसर x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y का आंसर x है, यहाँ पे डाल देते हैं, तो x² - 4x = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कॉमन, तो x - 4 = 0, तो x का एक आंसर 0 है और दूसरा क्या आ गया 4, तो y का आंसर भी यही आने वाला है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, 0 to 4 ही आएगा, ठीक है। 0 पे 0 और 4 पे 4 आएगा क्योंकि x और y दोनों बराबर है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो अपवर्ड पैराबोला था, ये तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, अपवर्ड पैराबोला आ गया। अब ये लाइन देखो, 0 पे 0 है, 4 पे 4 आ रहा है, तो 0 पे 0 क्या आ गया, दूसरा पॉइंट क्या, x पे 4 और y पे 4, मान लो यहाँ कहीं पे 4 है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं बन जाएगा, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इनके बीच में आ रहा है ना एरिया, ये तो जब बीच में एरिया आता है तो क्या फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, यहाँ देखो बेटा, जो सबसे आसान तरीका होता है, इसका जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा 0 to 4 पॉइंट, तो ये आएगा 0 to 4 y दूर वाली इक्वेशन, फारदेस्ट माइनस नियरेस्ट, तो लाइन dx -0 to 4 और y पैराबोला और साथ में क्या आएगा dx, ठीक है। जब दोनों के बीच में लाई करता है एरिया तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो y ऑफ लाइन, लाइन का y वो तो x के बराबर ही है, तो ये बनेगा बेटा 0 to 4 x, साथ में क्या आ गया dx माइनस पैराबोला का y, ठीक है। अगर यहाँ से मैं y निकालूं, इसको इधर भेज दूंगा तो x² 4 बनेगा, तो 1/4 तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 0 to 4 ये बन गया मेरे पास x², यहाँ पे आ गया dx आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, क्या आएगा x² 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 0 to 4 माइनस 1/4, इसका करूंगा तो क्या आएगा बेटा x³ डिवाइड में 3 भी आएगा, तो यहाँ पे 12 बन गया और 0 to 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, अपर लिमिट डालूंगा 4 का स्क्वायर 16, तो 1/2 साथ में क्या आ गया 16, लोअर लिमिट तो 0 को छोड़ देंगे, -1/12, यहाँ देखो बेटा 4 का क्यूब क्या आ गया 64, ठीक है, लोअर लिमिट 0 को छोड़ देंगे, ये 8 से कट गया, ठीक है, 2 6 से कटेगा और ये आ गया मेरे पास 32, ये आ गया बेटा 3 से, ये आ गया 16, तो बन गया 16/3, एलसीएम ले लूंगा, 24 में 16 गया तो 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसका जो बेटा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यही था इसका फाइनल आंसर, 24 में 16 का 18, ठीक है। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से, मेजर पैरेलल टू जेड एक्सिस, इस बात का बेटा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल मुझे मेजर करना है। आइए बेटा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 29 मुझे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का इस लाइन से। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, उसके अलावा ये मेजर क्या है, इसको पैरेलल है जेड एक्सिस के। तो यहाँ देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये पॉइंट है तो बनेगा 2 टाइम आई माइनस जे प्लस 3 टाइम के कैप
प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है बेटा? पैरेलल वेक्टर। अब ये किसके पैरेलल है? जेड एक्सिस की, है ना। अगर ये जेड एक्सिस पैरेलल बेटा तो इसमें आपका जो एक्स वाला कंपोनेंट और फिर वाई वाला कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन को साइन से लेने होते हैं ना। तो अगर बेटा ये जेड एक्सिस पैरेलल है तो एंगल जो इसका बनेगा एक्स और वाई के साथ वो 90 डिग्री बनेगा, है ना, और cos 90 जीरो रहता है। तो सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट ही बचेगा, उसको क्या कहते हैं बेटा? के। तो यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा टाइम के कैप। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखो, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा बेटा वो किस फॉर्म में होगा? यहाँ देखो बेटा, ये पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आई वाला तो 2 रहेगा, जे वाला तो -1 रहेगा, और के वाला यहाँ देखो ये भी किया बेटा, ये भी के कॉमन ले लूं तो बनेगा 3 प्लस लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पॉइंट तक फॉर्म करना आपको आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, एक और लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है। आर वेक्टर क्या है वो? 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप, ठीक है, प्लस म्यू, और यहाँ पे आ गया बेटा 3i प्लस 6j प्लस 2 टाइम के कैप। अगर मैं निकालूं बेटा कोई भी पॉइंट इस लाइन पे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ देखो, ये आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है ना, तो आई आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा? 2 प्लस 3 म्यू, म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या बनेगा बेटा? -1 प्लस 6 म्यू, ठीक है, दो बन गए। और तीसरा देखो बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आएगा? 2 म्यू, तो ये बन गया 2 प्लस 2 टाइम म्यू, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखो बेटा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों का कॉमन होगा बेटा। एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पे करेगा लाई, तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनेंगे बेटा? बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 2, -1 3 प्लस लैम्डा, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 प्लस 3 टाइम म्यू, यहाँ पे -1 प्लस 6 म्यू, और यहाँ पे आ गया बेटा 2 प्लस 2 टाइम म्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, कंपेयर करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 3 टाइम म्यू इज इक्वल्स टू 2, 2 यहाँ भेजूंगा, 3 म्यू कितना बन गया बेटा? 0, तो म्यू का आंसर क्या बन गया मेरे पास? 0। तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, अगर म्यू 0 है तो ये दोनों क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना, बराबर ही है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा? म्यू की वैल्यू 0 डालूंगा, ये 2 बन गया, यहाँ पे बनेगा बेटा -1, और यहाँ पे म्यू 0 तो बन गया 2। तो ये आ गया बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो यहाँ पे देखो बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम 2 -1 3 टू 2 -1 2, ठीक है, डिस्टेंस ही फाइंड करना था। तो यहाँ देखो बेटा, साफ देखो, एक्स वाला कोऑर्डिनेट बराबर है, वाई वाले कोऑर्डिनेट बराबर है, तो जेड वाले में कितना वेरिएशन आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो सिंपली क्या दिख रहा है? इज 1। तो मतलब जो डिस्टेंस है बेटा इस केस में वो कितना है? 1 यूनिट के बराबर है। और वाला पार्ट बेटा बिल्कुल सेम था, तो आप उसको खुद ट्राई कर लेना। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30, जो आपका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो आइए बेटा इसका ग्राफ बनाए और फिर सॉल्व करना सीखें। तो 30th क्वेश्चन बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग था। यहाँ पे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था और मैक्सिमम वैल्यूज की फाइंड करनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे दे रखा है बेटा, ये इसके कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पे मैं करूंगा 2 को इधर भेज दूंगा। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूज करता है। इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे आप? 2y < x, ठीक है, इसको भी यहाँ भेज दो, तो 2y - x < 0, और इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा। तो ये लाइन जो है वो रीजन से पास होगी, ये वो वाला केस है, ठीक है। अगर बेटा ग्राफ पूरा डिटेल में बताऊंगा ना तो बड़ा लेंथी काम हो जाएगा, इसकी मैंने वीडियो बना के रखी है पूरे चैप्टर की, आप वो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो मैंने क्या किया, इसका ग्राफ यहाँ पे बना के दे दिया सारे का सारा कि किस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये इसके कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4 लिख दिए। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, वैल्यूज डाली। तो देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2400 आई एट b 1200, 0, और ये इसका आंसर था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया था। अब यहाँ देखो बेटा क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 2 बच्चे हैं बेटा, मेहुल है एंड राशि जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी की मेहुल जो है वो सिलेक्ट हो जाए 0.4 है,
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फाइंड द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि, राशि के सिलेक्ट होने के कितने चांसेस है वो पूछा गया, और फिर प्रोबेबिलिटी पूछी गई सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में था, यहाँ पे दो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे पहले दो इवेंट बना लेते हैं बेटा, एक ए बना लेते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 31, 3 मार्क्स में पूछा गया था। ए में क्या ले लेते हैं बेटा कि मेहुल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इज सिलेक्टेड। दूसरे में क्या ले लेते हैं कि राशि जो है वो सिलेक्ट हो जाए, राशि इज सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये मुझे गिवन है। तो यहाँ देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी की मेहुल सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो है बेटा 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी को हम x मान लेते हैं, और दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.5। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, हो सकता है ए सिलेक्ट हो जाए और बी सिलेक्ट ना हो, उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या फिर हो सकता है बी सिलेक्ट हो जाए ए सिलेक्ट ना हो। तो ये जो लाइन लिखी है बेटा कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, तो ये आंसर कितना था 0.5 के बराबर। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट बेटा, तो इंटरसेक्शन का आंसर कैसे लेना है, पी ऑफ ए, यहाँ पे पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ बी, और यहाँ पे बेटा पी ऑफ ए डैश, और ये बन गया मेरे पास 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो मुझे गिवन है बेटा 0.4, बी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे है वो देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 में से माइनस करके, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स। बी की प्रोबेबिलिटी एक्स और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस करूंगा बेटा 1 में से तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं बेटा 0.6, सीधा लिख देते हैं 0.6, साथ में एक्स आ गया, ये 0.5 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 0.4, 0.4x प्लस 0.6x, और ये बन गया मेरे पास 0.5 बन गया। यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, ये आगे मेरे पास 0.6x और माइनस 0.4, दोनों को माइनस किया तो क्या बनेगा 0.2x, ये बनेगा 0.2x, और 0.4 यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो 0.5 माइनस 0.4 तो बन जाएगा 0.1, तो x की वैल्यू बनेगी बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो पॉइंट आएंगे तो x का आंसर आ गया मेरे पास 1/2, मतलब 0.5, और x क्या थी बेटा, प्रोबेबिलिटी की राशि सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 0.5। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, मतलब ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मेरे पास इंटरसेक्शन तो नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसके बदले में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, ये आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.4, बी की मेरे पास निकल चुकी है बेटा 0.5, ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 और 0.5, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो ये बन गया बेटा 0.9 माइनस 5 4 कितना होता है 20 होता है, तो 0.20, 90 में से 2 गया 70, तो मतलब 0.7। तो उन दोनों में से कोई एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.7। इसके साथ सेक्शन सी यहीं भी खत्म होती है बेटा। अब चलते हैं सेक्शन डी, जिसमें आपको बेटा 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं और हर एक की वेटेज जो 5 मार्क्स की रहती है। पहला क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस से पूछा गया, आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया बेटा उसने क्वेश्चन पूछने का। मैट्रिसेस में से 2 मैट्रिसेस मुझे दे रखी है ए और बी, पैरेलल प्रोडक्ट फाइंड करिए, फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करना, और आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल भी यहाँ पे इस तरह की दे रखी है, ठीक है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बच्चों क्या किया, जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है दोनों को लिख दिया है। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा ए बी, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं बेटा, अगर याद हो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3, माइनस 6 0 तो 0 होगा, -1 को 2 से करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे करेंगे, 3 इंटू -2 -6, -6 -1 प्लस का 6 हो गया, और -1 0 है तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 3 इंटू -1 -3 हो जाता है, ये प्लस का 6 हो जाता है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट रो पे चलेंगे बेटा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, 2 1 2 हो गया, 5 को 0 से 0, -1 इंटू 2 -2,
नेक्स्ट चलेंगे -4, 5 इंटू 1 प्लस का 5, -1 0, ये तो 0 हो गया। आगे चलेंगे बेटा -2, फिर प्लस का 5 आ गया और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, -1 और 3 करेंगे, यही आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा इस रो की बारी, -2 हो गया, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 हो गया। नेक्स्ट बन गया बेटा 4, 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 0 0 हो गया। ये आ गया बेटा प्लस का 2, 4 इंटू -1 तो -4 बन गया, 1 इंटू 3, ये मिलकर बन गया मेरे पास प्लस का 3। तो ए बी जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये बेटा 0 बन गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया, ये 0 बन गया, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे हमारे पास 5 में से 4 गया तो 1 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया बेटा, आइडेंटिटी, इसके बराबर आ गया। कभी बेटा ऐसा हो जाए दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, मतलब ए का इनवर्स, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, और ये रिजल्ट में आगे यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ बेटा, आपको जो इक्वेशन वहां पे दे रखी थी उसको सॉल्व करना था मैट्रिक्स मेथड से। ये ऐसी थी 3x माइनस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, फिर थी बेटा 2x माइनस 5y माइनस जेड, ये +2 वहां भेजूंगा तो -2, और फिर यहाँ पे हो गया बेटा -2x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तीन इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी थी मैट्रिक्स मेथड से। तो हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा, सबसे पहले ए बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ए में क्या आएगा, 3 -6 -1, फिर आ गया 2 माइनस का 5 माइनस का 1, फिर -2 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला ए और ये वाला ए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका इनवर्स क्या था बेटा, बी के बराबर, तो इसका इनवर्स फाइंड करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका मॉड फाइंड करेंगे बस, देखने के लिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा पहले बेटा, अगर मैट्रिक्स में ही फाइंड कर दोगे तो वहीं पे मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, -2 4 और 1 आ गया, एक्सपेंड कर लेंगे बाय रो 1, यहाँ प्लस माइनस और प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए बेटा, तो मॉड ऑफ ए कितना आएगा बेटा, बाहर 3, और ये बन गया -5। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस आएगा और ये प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि -4 था तो +4 बन गया। नेक्स्ट बेटा माइनस माइनस +6। ठीक है, 1 इंटू 2 क्या आएगा, 2, और ये फॉर्मूले का माइनस, इसका आंसर देखो बेटा क्या आ रहा है, +2, तो फिर यहाँ पे माइनस ही रहेगा बीच में। ठीक है, अब आगे देखिए, लास्ट जो है यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, अब ये आएगा 4 इंटू 2 8, फॉर्मूले का माइनस, ये मेरे पास क्या आएगा 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा, ये आ गया मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, ये कितना बन गया बेटा मेरे पास, -1 प्लस ये तो 0 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 0, और ये बन गया -1, और ब्रैकेट में आ गया -2, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू -3, और ये आ गया प्लस का 2, तो मॉड ए जो है मेरे पास -1 है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये फाइंड करना बेटा जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाएगा। अगर मॉड 0 होता फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना। ठीक है, तो बेवकूफी नहीं करनी है, प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है। अब मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो मैंने बता दिया था बेटा ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर, तो इसके बदले में ये आएगा, ये आ गया बेटा 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 3। ठीक है, साथ में मुझे जो मल्टीप्लाई करना है बेटा बी को करना है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, तो बी कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वाला, जो ये इक्वलिटी के पार वाले नंबर होते हैं, तो बनेगा 3 -2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया बेटा 3 प्लस का 4, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो 7 में से 5 गया, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 0 प्लस का 2, ये 0 आ गया बेटा, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 5 आ गया, फिर 2 3 6 आ गया, ये 0 हो गया, 5 3 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा 7 में से 5 का 2 हो गया, -5 + 2 -3 हो गया, 15 + 0, ये तो मेरे पास 15, सॉरी ये 6 है, मैं इसको 0 काउंट कर रहा हूँ, ये 21 हो गया। ठीक है, तो पहली वैल्यू x की होती है बेटा, तो x आ गया 2, y -3, और z कितना आ गया 21, और यही मुझे इसमें फाइंड करना था बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो दिए हैं मुझे,
दोनों के दोनों इंटीग्रेशन के थे, ये तो एग्जाम्पल है, और दूसरा बेटा 0 to 1 log of 1 plus x upon 1 plus x क्यूब। ठीक है, तो मैं आपको दोनों एक एक करके सॉल्व करना बताता हूँ। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो है मैंने शीट पे लिख दिया, अभी इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, log of 1 plus x है, इंटीग्रेशन है 0 to 1 और 1 plus x के dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, पुट कर लूंगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा x के बदले में tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाई है, तो फिर मुझे ये इंटरवल्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बन जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और आ गया d थीटा। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल भी चेंज करेंगे, x की लोअर लिमिट बेटा 0 है ना, तो जब यहाँ पे 0 डालूंगा तो tan के टेबल में 0 0 पे ही होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। x की अपर लिमिट 1 है बेटा, और tan के टेबल में 1 कितने होता है? पाई/4 45 पे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो आई देखिए क्या बन गया, ये बन गया 0 to पाई/4, थीटा में चेंज हो गया, ये बन गया बेटा लॉग, यहाँ बनेगा 1 प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के बदले में बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ गया? d थीटा। अब यहाँ देखो बेटा i इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, तो i किसके बराबर बन गया? 0 to पाई/4, ये आ गया लॉग 1 प्लस tan ऑफ थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे चलते हैं, तो i क्या बन जाएगा बच्चों? i इज इक्वल्स टू 0 to पाई/4, और यहाँ पे बन गया लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ थीटा, साथ में आ गया d थीटा। ठीक है, इसको रख लेते हैं नंबर 1। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन सेम आपके एनसीईआरटी में भी आपको दे रखे। ठीक है, अब आगे का ना बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a fx वाली, डेफिनेट इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा बाय प्रॉपर्टी, तो बाय प्रॉपर्टी क्या होती है? वो 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x, और साथ में क्या आ जाता है? dx आ जाता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? i इज इक्वल्स टू 0 to पाई/4 लॉग ऑफ, यहाँ बनेगा 1 प्लस tan ऑफ पाई/4 माइनस थीटा, और यहाँ पे बन गया साथ में d थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो लगा दी है यहाँ पे। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो tan ऑफ a माइनस b इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आगे, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास? 0 to पाई/4, ये लॉग आ गया 1 प्लस tan ऑफ a माइनस b, क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan ऑफ b, और डिवाइड में 1 प्लस tan a, और साथ में आ गया tan ऑफ b, और यहाँ पे बन गया d थीटा। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, i इज इक्वल्स टू, ये आ गया 0 to पाई/4, ये आ गया बेटा लॉग 1 प्लस tan 45 1 होता है, ये tan थीटा, ये आ गया 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आ गया d थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, i क्या बन जाएगा? 0 to पाई/4 लॉग, एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस tan ऑफ थीटा, और साथ में आ गया मेरे पास d थीटा, और यहाँ देखो tan थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे है। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपकी 7.10 है ना, उसका क्वेश्चन है ना, तो आपने किया भी होगा ये अच्छे से। तो i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा? 0 to पाई/4, और ये बनेगा लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आएगा d थीटा। तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बनेगा 0 to पाई/4, ये डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ गया d थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा i क्या बन जाएगा? अलग अलग कर लेते हैं, 0 to पाई/4, ये बन गया लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे d थीटा, फिर से आ गया 0 to पाई/4, और यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ थीटा, साथ में आ गया d थीटा।
तो i इज इक्वल्स टू बेटा log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे 1 साथ में डी थीटा, यहाँ पे बच गया i, तो i इधर चला जाएगा 2 टाइम i, ये बन गया बेटा log ऑफ 2, 1 की क्या बनेगी थीटा और 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। तो 2 टाइम i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा पाई बाय 4 log ऑफ 2, तो i इज इक्वल्स टू 2 यहाँ भेज देंगे तो पाई बाय 8 और log ऑफ 2, ठीक है। और ये था बेटा इसका फाइनल आंसर, इसलिए मैंने x की वैल्यू tan थीटा पुट की थी, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन सेम आपका एनसीईआरटी वाला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे जो मुझे दिया हुआ है, और में ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व होता है, ठीक है। अब करते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो बच्चों बी पार्ट जो है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, अब आपको सॉल्व करना दिखाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, बड़ी बार पूछी भी आती है। तो हर जगह देखो यहाँ पे साइन है, बस यहाँ पे कॉस बीच में अटक गया, ये एक कॉस चलेगा, डेरिवेटिव हमेशा एक होना चाहिए, फंक्शन जितनी मर्जी हो। तो पहले इसको बेटा चेंज कर लेते हैं साइन में, तो ये बनेगा बेटा 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 2, ये तो ठीक है बेटा कॉस थीटा डी थीटा, फिर डिवाइड में चलेंगे 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, माइनस है बेटा तो ब्रैकेट नहीं लगाते, ये गलती मत करिएगा, जब भी माइनस दिखता है तो आदत डालिए बेटा, ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, चाहे एक नंबर हो चाहे दो। अब ये बनेगा बेटा i इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 2, फिर यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, फिर आ गया डी थीटा, फिर चलते हैं डिवाइड में, ये बन गया बेटा 5 ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन ऑफ थीटा। तो आई मेरे पास बन गया 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 2, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डी थीटा, और ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और यहाँ पे बेटा 5 में से 1 गया तो प्लस का 4 आ गया लास्ट में मेरे पास, ठीक है। अब आराम से बेटा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे साइन थीटा को इज इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ क्या बनेगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना था। आगे चलते हैं बेटा, तो आई क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया बेटा 3 साइन के बदले में टी माइनस 2, अब कॉस थीटा डी थीटा क्या बन गया डी टी, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा टी का स्क्वायर माइनस 4t प्लस का आ गया 4। अब ये बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके जो फैक्टर बनते हैं, ठीक है, वो देख लीजिए क्या बनते हैं, या फिर ऐसे समझ लो बेटा ये जो लिखा हुआ ना ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, खोल के देख लो, a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2ab करोगे तो 4t बराबर है। अब ये बन गई बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें एक ही फैक्टर है रिपीटेड वाला, इसको अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा 3t माइनस 2 डिवाइडेड में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर बनेगा a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा दो ही रिपीट हो रहे हैं, दो ही कोएफिशिएंट आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को ही रखेंगे, डिनोमिनेटर गायब कर देंगे, और यहाँ पे देखो बेटा सेम सेम काटते जाओ, एक t माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे तो पूरा पूरा कट जाएगा तो सिर्फ b बचेगा ना, तो इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ, इसको मैं स्टार नाम दे लेता हूँ। एक ही फैक्टर है मेरे पास तो उसको 0 पुट करेंगे, तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे बेटा t की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ देखिएगा t की वैल्यू कितनी आई है 2, वो डालेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो बन गया बेटा 6 माइनस 2 करूंगा तो कितना बन गया 4, ये तो 0 हो गया, तो b का आंसर सीधा सीधा निकलकर 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दूसरा फैक्टर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कंपेयरिंग करके निकालेंगे। a जो है बेटा वो t का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t ऑन बोथ साइड, इस तरफ से बेटा आएगा 3 और इस तरफ से एक ही आ रहा है a, तो a का आंसर क्या बन गया 3, ठीक है। फिर यहाँ पे चलेंगे बेटा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 3t माइनस 2 और t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू देखिए क्या निकली थी 3 निकली थी, तो बन गया 3 अपॉन t माइनस 2, और b की वैल्यू
प्लस b कितना निकला था मेरे पास 4, तो 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलेंगे बेटा इंटीग्रेशन पे। तो i क्या बन गया मेरा, है ना, i इसके बराबर था। अब इसके बदले में ये सारा लिखेंगे, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन 3 अपॉन टी माइनस 2 प्लस 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये सारा यहाँ पे dt आ गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर, तो dt अपॉन टी माइनस 2 प्लस 4 कांस्टेंट बाहर है बेटा, तो ये बन जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं बेटा, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, इसका तो लॉग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है ये लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन इसकी पावर है, इसकी बेटा इसका लॉग में मत लेना, इसको ऊपर लेके जाइएगा, एक्स एन की इंटीग्रेशन लगानी है। तो आई क्या बन गया 3 टाइम लॉग ऑफ टी माइनस 2, और यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पावर -1 आएगी, है ना, प्लस 4 टी माइनस 2 की पावर -1, तो यहाँ भी -1 प्लस का सी, तो आई क्या बन जाएगा 3 लॉग टी माइनस 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4, और ये उठा के नीचे ले चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे t की वैल्यू और फाइनल आंसर लाएंगे, तो आई क्या बन गया बेटा 3 लॉग t कितना पुट किया था मैंने, साइन थीटा, तो ये बनेगा बेटा साइन थीटा -2 और -4 अपॉन साइन थीटा -2 प्लस सी। ठीक है, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, होप सो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, उसमें भी चॉइस आपको दे रखी है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं। आइए ना बेटा सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो पूछी गई थी। तो पार्ट ए जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव दे रखा है डी अपॉन डी एक्स, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ये आएगा मेरे पास y प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 1 ही रहेगा ना। यहाँ पे आ गया बेटा x, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ x प्लस x। ठीक है, y y मिलके 2y हो गए, तो बन गया x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे आ गया x, साथ में आ गया बेटा साइन x, फिर आ गया प्लस का x। अब साथ में x है बेटा, तो x से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन x, यहाँ पे y ले लेते हैं, यहाँ पे x कैंसिल, तो बन गया साइन x प्लस x। अब आपको देखकर याद आ गया होगा बेटा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में। तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू आएगी 2/x, और q जो है वो आ गया मेरे पास साइन x प्लस x। ठीक है, तो सबसे पहले p को इंटीग्रेट करेंगे, तो करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये आ गया बेटा 2/x, और साथ में आ गया dx। 2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1/x और dx। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 2 log ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी लेंगे लॉग की, तो बनेगा log ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिएगा, फिर फाइंड करेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर p dx, ये बनेगा e की पावर log x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो बन गया x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा, इट्स सोल्यूशन इज क्या रहता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर मल्टीप्लाई y, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर। ठीक है, साथ में q आएगा, dx प्लस c आएगा। इंटीग्रेटेड फैक्टर देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, साथ में y, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, फिर आ गया q, और q क्या है मेरे पास, साइन ऑफ x प्लस x, यहाँ पे आ गया dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, x स्क्वायर y, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा x का स्क्वायर साइन x dx, और अलग अलग भी कर लेते हैं साथ में, ये बन गया x क्यूब dx। ठीक है, ये बन गया बेटा x स्क्वायर y। अब यहाँ पे लगेगी बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो आई लेट के मुताबिक पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये आता है बेटा फर्स्ट, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या रहती है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है बेटा। तो ये आ गया माइनस का कॉस एक्स, उसके बाद में फॉर्मूले का माइनस, इंटीग्रेशन का साइन सेम यहाँ पे लिखना है, माइनस कॉस एक्स,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आगे 2x इसका डेरिवेटिव प्लस साथ में dx भी आएगा, ये बन गया x4/4 प्लस c आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, यहां से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया था मेरे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, और ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, कंबाइन कर लिया सारे का सारा, माइनस यहाँ से बाहर निकाला तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 भी कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लेते हैं तो बन गया एक्स कॉस ऑफ एक्स dx और प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी आ गया। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, फिर से लगेगी बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा बेटा, तो पहले फर्स्ट कॉस का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एक्स माइनस फिर से क्या आएगा साइन एक्स, इस बार एक्स का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा साथ में dx, और प्लस में क्या था बेटा x4/4 और प्लस का c आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। आगे देखिए बेटा, ये आएगा x का स्क्वायर साथ में y माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, अब यहाँ देखिए इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी माइनस कॉस, तो बन गया प्लस का कॉस एक्स, फिर बन गया प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल नहीं था। अब चलते हैं बेटा इसके आर पार्ट में, तो पहले देखिए इसके आर पार्ट में क्या पूछा गया। तो यहाँ पे देखो बेटा, आर पार्ट में ये मुझे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन से टाइप की थी। ठीक है, तो पार्ट भी बेटा मैंने यहाँ पे शीट पे लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से देखो x अपॉन वाई की फॉर्म में है, तो फिर आपने dx अपॉन dy वाली बनानी है। अगर तो y अपॉन x हो तो फिर dy अपॉन dx वाली बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, ये dx अपॉन dy बनाना, तो dy से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा 2y e की पावर x अपॉन y, ये dx डिवाइड में आ गया dy प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y, यहाँ पे dy कट गया और यहाँ पे तो 0 आया। अब यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो dx अपॉन dy। ठीक है, अब इसका आंसर क्या निकलेगा वो देखिएगा, ये बेटा पहले वहां पे जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा माइनस, ये ब्रैकेट में लिखते हैं y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में 2y e की पावर x अपॉन y। ये माइनस हमेशा दिक्कत डालता है, तो इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2x e की पावर x अपॉन y, और माइनस का y बन जाएगा, और डिवाइड में 2y e की पावर x अपॉन y। ठीक है, और ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी है बेटा, ये वाली, ये है मेरे पास, इट इज होमोजीनियस, देख के पता चल जाता है बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, ऐसे पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, लेकिन ये x वाली है ना, तो फिर क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x को, x इज इक्वल्स टू वी वाई, और यहाँ से बेटा v का आंसर निकल जाएगा x अपॉन y। v को बेटा मैं यहाँ पे हमेशा टर्न कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए v। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा dx अपॉन dy, यहाँ पे u2 भी लगेगी, फर्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1, फिर y, फिर आ गया dv अपॉन dy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल आराम से हो रहा है। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालते हैं ना, तो इसके बदले में आएगा बेटा v प्लस y, फिर आ गया dv अपॉन dy। अब यहाँ देखो बेटा 2x के बदले में क्या आएगा vy, ये आ गया v साथ में y, e x के बदले में vy डिवाइड में भी y, माइनस y वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे 2y e x के बदले में vy डिवाइडेड बाय y आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा y में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे 2, ये 2 बन गया, y कॉमन ले लिया, साथ में v आया, e की पावर में y तो कैंसिल होगा, बनेगा v माइनस 1, और यहाँ डिवाइड में 2y e, y कट गया, पावर में आ गया v, और y यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे।
यहाँ देखिएगा, तो ये बनेगा मेरे पास v को उठा के अब यहाँ भेजना है मुझे, तो ये बनेगा बेटा y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइड में क्या था 2e की पावर v, और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस का v है ना, यहाँ प्लस का v था उठा के वहां भेजा तो माइनस v हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा y dv अपॉन dy, ये आ गया मेरे पास 2e की पावर v, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v e की पावर v, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बनेगा y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये बन गया बेटा माइनस 1 अपॉन 2 और e की पावर v आ गया। अब यहाँ पे आकर क्या लगती है वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, अलग अलग करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, y वाले अलग कर देंगे और dv वाले हम अलग कर देंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा ये dv है ना, तो b वाले उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास 2e की पावर v dv, और यहाँ पे dy इधर ले चलता हूँ तो y इसके नीचे आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 2 कांस्टेंट बाहर तो e की पावर v dv, ये माइनस, ये आ गया dy अपॉन y, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा जब इंटीग्रेट करूंगा तो e की तो सेम ही रहती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ y आ गया और प्लस कांस्टेंट आएगा, उसको हम c ले लेते हैं, ठीक है। अब v की वैल्यू डालेंगे 2e, तो यहाँ देखो v की वैल्यू क्या है x अपॉन y, ये माइनस लॉग ऑफ y और प्लस का c आ गया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना था, यहाँ पे कह रहे हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 1, और ये जो वैल्यू डाली है ना बेटा 0 दिख रहा है, ये आपका x है, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0, y का आंसर कितना है 1, तो x को 0 डालूंगा बनेगा 2, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 हो जाएगा बेटा, y की पावर 1 log 1 0 होता है, तो ये c का आंसर क्या निकल के आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे तो बनेगा 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y और प्लस का 2, और यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो था उसके दो पार्ट थे बेटा, दोनों हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, द टू लाइंस, मुझे दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 1, ये जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट 1 है। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए, उसके बाद में वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी एक लाइन की जो दोनों के इन दोनों के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, मतलब एक पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों के क्या है वो परपेंडिकुलर है। मुझे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा बेटा, तो आइए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा नोट कर लेता हूँ इक्वेशंस को, फिर आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 35 में जो इक्वेशन थी दो मुझे दी हुई थी कार्टेशियन फॉर्म, वो मैंने दोनों की दोनों यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक है। और मुझे ये बोला गया कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y ऑर्डिनेट 1 है, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन ही होगा बेटा, है ना, तो वो दोनों पे लाई करेगा। तो यहाँ देखो बेटा ये जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, कोई एक इक्वेशन में पकड़ लेता हूँ, वहां पे जो थी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखी इक्वेशन z प्लस 1 अपॉन 0, इसको हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा ये x माइनस 1 अपॉन 3 ये किसके बराबर हो जाएगा लैम्डा, y अपॉन माइनस 1 ये भी लैम्डा, और z प्लस 1 अपॉन 0 ये भी किसके बराबर हो गया लैम्डा। तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू माइनस लैम्डा, और z की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बेटा तो वो सीधा सीधा क्या निकलेगी -1 निकलेगी, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा बेटा, इसी फॉर्म में 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा और -1 के बराबर होगा, ठीक है। और यही होगा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जो पॉइंट इस लाइन पे है वो पॉइंट उस लाइन पे भी होगा, तो वही क्या हो जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो तो कॉमन ही रहेगा, है ना। अब यहाँ देखो बेटा y ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से देखो बेटा सीधा सीधा माइनस लैम्डा किसके बराबर हो गया 1, तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया -1। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कट करने का जो पॉइंट है क्या बन जाएगा बेटा, लैम्डा का -1 है, -3 + 2 करूंगा तो -2 हो गया,
और ये +1 हो गया और ये -1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पूछा गया था, वो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्या पूछा था, आपने वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मेरी जो लाइन है ना बेटा, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर हो। मुझे पता है बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दोनों की परपेंडिकुलर होती है। तो इन शॉर्ट दोनों का मैं इन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। अब लाइन का नहीं करना, इनके जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं, ठीक है, ये वाले नीचे वाले वेक्टर बी वेक्टर होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा बेटा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा और फिर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन लिख देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, लेट दोनों को नाम दे लेते हैं, इसको m नाम दे लेते हैं, 3i -1j, और यहाँ पे बेटा 0 के इसको लिखेंगे नहीं, चलो लिख लेते हैं। दूसरा आ गया n, m वेक्टर n वेक्टर -2i +2j और प्लस का क्या आ गया, k आ गया मेरे पास। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आ गया m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आ गया i कैप j कैप k कैप, ये आ गया 3 -1 0 और यहाँ पे आ गया -2 2 और 1 आ गया। एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, तो m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप, ये बन गया बेटा -1, ये तो 0 हो गया सीधा सीधा, तो -0, फिर माइनस का j कैप आएगा, ये बनेगा 3 और ये भी क्या बन गया बेटा 0 बन गया, +0 प्लस k कैप और ये बन गया बेटा 6 -2। तो m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर इज इक्वल्स टू -i कैप -3j कैप, ठीक है, और उसके अलावा क्या आ गया बेटा +4 टाइम k कैप। ठीक है, तो ये वही वेक्टर है बेटा जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मुझसे पूछा गया था। ठीक है बेटा, k कैप 6 और ये +-2 करके 4 ही आएगा। हाँ ठीक है, अब ये आ गया बेटा m क्रॉस n, तो ये वो वेक्टर आ गया दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है और ये फिर इस पॉइंट से भी पास करता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी गई थी मुझे। तो पॉइंट ये वाला था बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो क्या बनेगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम i कैप प्लस j माइनस k कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आया था डायरेक्शन वेक्टर है ना, तो बनेगा -i कैप -3j और यहाँ पे बन गया बेटा प्लस का 4 टाइम k कैप। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। अब चलते हैं बेटा केस स्टडी पे। अब इसकी जो सेक्शन डी थी वो भी खत्म होगी, तो एक एक करके केस स्टडी समझते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी सेक्शन ई। 3 पूछी जाती है बेटा 4-4 मार्क्स में, तो पहले इनको स्टडी करते हैं फिर इनके आंसर देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो बाय एनालाइजिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस ट्रैफिक सिग्नल। सिटी में 5 स्पॉट हैं, या 5 जगह पर ट्रैफिक सिग्नल है ए बी सी डी ई। डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डिंग वन वे ट्रैफिक फ्लो बिटवीन दिस स्पॉट। ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी, फिर बी टू सी जाती है, बी टू ई जाती है, ट्रैफिक सी टू ई जाती है, ट्रैफिक जो है डी टू ई और डी टू सी जाती है। डिपार्टमेंट वांट्स टू रिप्रेजेंट द एंड एनालाइज दिस डेटा यूजिंग लेशनर फंक्शन। वो उसको लेशनर फंक्शन को इस्तेमाल करके इसे एनालाइज करना चाहता है। यूज द गिवन डेटा टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, उनका आंसर देना है। इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव जस्टिफाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इसको जस्टिफाई करिए। तो बेटा सामने दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सिग्नल जो है खुद को जाता ही नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन 36 पार्ट 1 क्या आ गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है वो देखिएगा, सिग्नल कभी भी ए टू ए नहीं जा रहा, या बी टू बी नहीं जा रहा, सी टू सी नहीं जा रहा, डी टू डी नहीं आ रहा, ई टू ई नहीं जा रहा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ए कॉमा ए जो है वो आपका रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, नो मेजर स्पॉट, नो मेजर स्पॉट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, ये अपने साथ कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड टू इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया था बेटा, इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव जस्टिफाई, क्या ये ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव है, इसको जस्टिफाई करिए। तो यहाँ देखो बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, पहले लिख देता हूँ नॉट ट्रांजिटिव, अब बताता हूँ क्यों नहीं है। यहाँ देखो बेटा, एक पेड़ है ए टू बी, ठीक है, ए से बी जा रहा है, और फिर यहाँ देखो बेटा आपके पास बी से ई भी जा रहा है ना, फिर यहाँ देखो बेटा बी से ई भी जा रहा है, बट अगर मैं बी हटा दूं तो ए टू ई जो है वो नहीं जा रहा है ना।
ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, तो ये वाला पेयर बन जाएगा ए टू सी जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ए टू बी जा रहा है बेटा, बी टू ई जा रहा है, लेकिन ए टू ई कहीं भी नहीं जा रहा है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। फिर चलेंगे बेटा थर्ड पार्ट पे। अब इसके भी दो पार्ट है जिसमें ऑप्शन आता है रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो। अब इसको बेटा रिलेशन से रिप्रेजेंट करिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, फिर इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। बड़ा आसान काम था बेटा, रिलेशन बनाएंगे। ए टू बी जा रहा है तो ऑर्डर पे क्या आएगा, ए बी, सारे लिख दो बेटा, ए सी आ गया, फिर ए डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी सी आ गया, फिर नेक्स्ट बेटा बी ई आ गया, फिर सी ई आ गया, फिर आ गया मेरे पास डी ई और डी सी, डी ई और आ गया डी कॉमा सी, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एंट्रीज क्या है, ए, फिर बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। फिर पूछा गया था बेटा रेंज, तो रेंज देखो बेटा सेकंड एंट्री क्या है मेरे पास, बी है, फिर सी है, डी भी है और ई भी है। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखो इसके आर पार्ट में कुछ पूछा गया था, आर पार्ट में देखो क्या है, डज द ट्रैफिक फ्लो रिप्रेजेंट ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो ये बेटा कभी भी यहाँ से देखो, ये कभी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन में क्या है, ये सबकी इमेज बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आर पार्ट था, बी पार्ट, उसमें क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो जो है डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, क्योंकि बिकॉज ए है हैज 3 इमेजेस, सिर्फ ए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ए की यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई हैं, बी की बेटा 2 इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। बिल्कुल आसान सी बेटा केस स्टडी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे। पहले रीड आउट करते हैं क्या कहता है। एलईडी बल्ब यहाँ मुझे दे रखे हैं, आर एनर्जी एफिशिएंट बिकॉज दे यूज सिग्निफिकेंटली लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते हैं देन ट्रेडिशनल बल्ब while producing the same amount of light. They convert more energy into light rather than heat, reducing waste. Additionally, their long lifespan means fewer replacement, saving resources and money over time. A company manufactures a new type of energy efficient LED bulb. The cost of production and the revenue generated by the selling bulbs in an aura model है, ये बेटा कॉस्ट है और ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो हर घंटे में, ठीक है। वे सी एक्स एंड आर एक्स दोनों क्या है, रुपये में है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी जो है वो एनालाइज करती है इन फंक्शन को यूजिंग कैलकुलस, यूज अ गिवन मॉडल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, डिराइव द प्रॉफिट फंक्शन, इनका प्रॉफिट कितना होगा पहले वो मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा प्रॉफिट कैसे आएगा मेरे पास, इसको पी एक्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा, जो मेरा रेवेन्यू होगा जो कमाया है माइनस कॉस्ट जो मैंने लगाया है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब रेवेन्यू देखो बेटा कितना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है माइनस 0.3, माइनस 0.3 एक्स का स्क्वायर, फिर कितना था प्लस 20x, प्लस 20x, फिर माइनस कॉस्ट है ना, ये सारा माइनस करना है तो साइन उल्टे करते जाएंगे, 0.5 एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 10x और माइनस 150, प्लस 10x माइनस 150 आ गया, तो ये आ गया p ऑफ x, ठीक है। 0.3 और ये बन गया माइनस 0.8 x का स्क्वायर, 20 और 10 कितना हो गया 30x, ठीक है। और ये बन गया माइनस 150। तो ये आपको पहला पार्ट 1 मार्क्स आपका यहीं पे बन जाता है, प्रॉफिट फंक्शन क्या था। फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने बेटा पी एक्स के, पार्ट 2 देखिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा माइनस 0.16x प्लस बन जाएगा 30। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, पुट करेंगे इस प्रॉफिट फंक्शन को 0 के बराबर, तो माइनस 0.16x प्लस 30, ये कितना बन गया मेरे पास 0, तो ये बन गया माइनस 0.16x इज इक्वल टू माइनस का 30, माइनस माइनस कट गया, x बन गया 30 अपॉन 0.16 बन गया, ठीक है। अब मैं इनको बेटा कट करूं, अगर यहां से देखो डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने 0.16 लिख दिया ये, लेकिन यहाँ पे 1.6 आना था, ठीक है। इसको उठा देता हूँ मैं, 1.6 आना है, इसको ठीक कर लेना, 1.6 से ये यहाँ पे बेटा 1.6 है, ठीक है। ये बन गया 30/1.6, ये बन जाएगा बेटा 30, ये 300/16, पॉइंट हटाऊंगा 10 आएगा ना नीचे, वो ऊपर चला जाएगा तो 300 बेटा 16 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 18.75 इतना कुछ इसका आंसर आ जाता है। तो पार्ट 2 भी हो गया। अब
थर्ड में क्या बोला गया, डिटरमिन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना और बताना बेटा ये प्रॉफिट मैक्सिमम है या फिर मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बेटा पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कितना आएगा यहाँ देखो -0.16 नहीं 1.6 है, मैंने पहले भी गलत लिखा था, -0.16, फिर से लिख देता हूँ -1.6x आएगा, ठीक है, बार बार 0 पॉइंट लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो -1.6 ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो डबल डेरिवेटिव एट 18.75 तभी कितना रहेगा -1.6। आप देख रहे हो वैल्यू लेस देन 0 है, तो फिर ये क्या आएगी बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बेटा ये भी। ऑड पार्ट में मुझे कुछ पूछा गया था बेटा इसके, तो ऑड पार्ट में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है वो मुझे पता करनी है बेटा। और बोला गया था कि नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी रियलिस्टिक बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। आगे देखिए क्या पूछा, that can maximize the profit if the resource available and the expenditure of machine allowed to produce minimum 10 but not more than 18 बल्ब पर आवर, मतलब कम से कम 10 मैक्सिमम 18 बल्ब बनाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो बेटा, वो मैक्सिमम कितने बल्ब बना सकता है, बी पार्ट में देखिएगा वो 18 बल्ब ही बना सकता है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमम बताना है, तो ओब्वियसली जब मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा तभी बनेगा। तो ये प्रॉफिट फंक्शन जो था मेरा, पहले उसको लिख लेते हैं बेटा, वो कितना था मेरे पास 0.8 एक्स का स्क्वायर माइनस का था, उसके बाद था बेटा +30x, ठीक है, -115। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 18 डालनी थी, बनेगा -0.8 बेटा, ये आएगा 18 का स्क्वायर +30, ये आ गया 18 माइनस आ गया 150। अब प्रोबेबिलिटी सॉरी प्रॉफिट फंक्शन, ये 18 का स्क्वायर था 324, तो 0.8 माइनस का मल्टीप्लाई 324 प्लस 18 540 -150, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करूंगा बेटा तो ये बनेगा मेरे पास 490, 100 गया तो 390 हो गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करूं बेटा, एक से मल्टीप्लाई तो 324 बनता है ना, तो ये एक से कम ही आएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 8 से करूंगा 8 चुका 32, ये आ गया बेटा 2, कैरी बन गया बेटा 3, 8 दूने 16 3 19, 9 कैरी 1, 8 3 24 1 25 आ गया ना, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये बनेगा 259.2, ये आ गया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दोनों को माइनस करूंगा तो लगभग आएगा मेरे पास, ये 260 लेके चलते हैं, 131 समथिंग आएगा ना, 130.80 रुपी, ठीक है। तो ये आएगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे, केस स्टडी नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे ऐसे है, एक प्रोबेबिलिटी का दे रखा है क्वेश्चन। Excessive use of screen can result in vision problem, obesity, sleep disorder, anxiety, and low attention problem, and can impede social and emotional comprehension expression. It is essential to mindful of the amount of time we spend on screen and to reduce our screen time by taking a regular break, setting time limit, and engaging in the non-screen based activity. In a class of student of the age group 14 to 17, एक क्लास है, ठीक है, जिसमें बच्चों का एज ग्रुप 14 से 17 है। स्टूडेंट वर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप से बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू फीडबैक फॉर्म फिल्ड बाय देम, जैसा उन्होंने फीडबैक फॉर्म भरा था। पहला ग्रुप जो है कंस्टिट्यूटेड ऑफ द स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 4 आवर पर डे। पहले ग्रुप में वो बच्चे हैं जो 4 घंटे से ज्यादा बिताते हैं मोबाइल स्क्रीन पे या गेमिंग स्क्रीन पे। दूसरे ग्रुप में जो बच्चे हैं बेटा वो 2 से 4 घंटे बिताते हैं, ठीक है, और तीसरे ग्रुप के बच्चे हैं 2 घंटे से कम बिताते हैं। पहला ग्रुप जो है विद द हाई स्क्रीन टाइम इज 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट। जो पहले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 60% जितने भी हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं बेटा, 30% ऑफ द टोटल, और तीसरे ग्रुप में 10% है टोटल स्टूडेंट की। ये देखा गया कि 80% बच्चे जो है पहले ग्रुप के, उन्हें बड़ी ज्यादा एंजाइटी और लो टेंशन इशू रहता है, 70% दूसरे ग्रुप के और 30% थर्ड ग्रुप के हैव द सेम सिम्टम। कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे बेटा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इशू इन द क्लास। परसेंटेज पूछी गई थी बच्चों को जिन्हें क्या है बेटा, एंजाइटी और लो रिटेंशन रहता है क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये कहानी जो है इसको मैं अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता हूँ या फिर अलग अलग इवेंट्स इसके बना लेता हूँ। तो ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है।
E1 जो है, पहला ग्रुप जो है उसे ले लेते हैं हम E1। E1 के आगे बेटा स्टूडेंट इन द फर्स्ट ग्रुप ऐसे लिख लेते हैं, है ना। ये आ गया स्टूडेंट इन फर्स्ट ग्रुप। E2 में क्या ले लेंगे, स्टूडेंट इन सेकेंड ग्रुप। और E3 ले लेंगे बेटा तीसरा इवेंट, स्टूडेंट इन थर्ड ग्रुप। 3 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया, तीनों में ले लिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते आते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और ए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए को क्या लिया हमने, बच्चे जिनको एंजाइटी और लोअर टेंशन इश्यू है क्लास में, है ना, ये मेरा ए है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, स्टूडेंट्स हैव सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इन दी क्लास, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पहले ग्रुप में कितने बच्चे हैं बेटा, वो 60% थे तो 60/100 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं बेटा, 60% थे और दूसरे में कितने आ गए, 30%, और फिर उसके बाद में 10% थे, है ना। तो ये आ गया बेटा 30%, 30/100, और फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब 10%, 10/100। फिर क्या फाइंड करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब एंजाइटी है, लोअर टेंशन है और पहले ग्रुप के बच्चे हैं वो। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये आएगा मेरे पास 80%, कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा होगा। 80% स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप फेज सेवियर एंजाइटी एंड लो टेंशन, है ना। तो ये आ गया बेटा 80% मतलब 80/100। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, मतलब सेकंड ग्रुप वालों को एंजाइटी वगैरह रहे तो वो कितना था, 70%, 70/100। और तीसरा आ गया A/E3, ठीक है, वो कितना था मेरे पास, 30%, तो आ गया 30/100, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया था बेटा पार्ट 1 में, टोटल परसेंट कितनी है बच्चों की जिन्हें एंजाइटी और लो टेंशन है क्लास में, है ना। तो P ऑफ A, तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वो है ये A/E1 आएगा साथ, प्लस प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा फिर E2 की, और मल्टीप्लाई में A/E2, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 3 इवेंट है, और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 60/100। A/E1 कितना है बेटा, 80/100, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 30/100, और यहाँ पे आ गया 70/100, प्लस 10/100, और आ गया 30/100, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आप ध्यान से देखो तो सबके बेस में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है ना, तो 200 सबके बेस में आ रहे हैं, तो ये ले लेते हैं 200 मल्टीप्लाई में, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने। तो ये बन गया बेटा 60 × 80, यहाँ पे काट ही देते हैं, एक जीरो ज्यादा आसान रहेगा ना, तो ये जीरो एक एक सबका काट देता हूँ, यहाँ भी काट देता हूँ, यहाँ भी काट देता हूँ। अब बेस में आ रहा है सीधा 100, 10 × 10, ठीक है। 8 6 48 प्लस 21 प्लस कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब देखो बेटा 48 में 3 आएगा कुंजा 51, और 21 कितना बन गया, 72 डिवाइडेड बाय 100, तो सीधा सीधा कितना बन गया, 72%। तो 72% ऐसे बच्चे थे जिनको एंजाइटी और लोअर टेंशन इश्यू रहता था क्लास में, ठीक है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में, एक बच्चा सिलेक्ट किया गया है रैंडमली, ठीक है, और उसको पाया गया कि वो सफर करता है एंजाइटी से या लोअर टेंशन इश्यू से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही या शी स्पेंड स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो 4 घंटे से ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करता है। तो बेटा इस पे लगाएंगे सीधा सीधा बेस थ्योरम, और फिर इसका आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, स्टूडेंट सिलेक्टेड, ये मेरा ए आ गया बेटा, एंजाइटी और लो टेंशन ये तो वही लिया। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि वो 4 घंटे से ज्यादा बिताते हैं, मतलब ग्रुप 1 में, वही मैंने लिया था E1, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा देखो कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर इंटरसेक्शन आती है और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब यहाँ देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बेटा, कितने बच्चे थे, E1 का मतलब क्या था,
मैं यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ये आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे E1 देखो क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए। और ए क्या है, बच्चे को एंजाइटी और लो स्ट्रेस रहता है, फर्स्ट ग्रुप में भी होना चाहिए, एंजाइटी और लो स्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पे देखो बेटा डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी थी इन्होंने, कहाँ गया, ये आ गया ना, 4 आवर पर डे 6 में इतना करता था। यहाँ पे द फर्स्ट ग्रुप विद हाई स्क्रीन इज 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट, वेयर सेकंड ग्रुप जो है वो 30% थे। बेटा ये वाले बच्चे कितने थे, फर्स्ट ग्रुप के जिनका हाई स्क्रीन था वो थे 60% थे, है ना। उसके बाद में क्या बोला गया था, ये लोअर टेंशन कितने हैं, 80% वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा दोनों होने चाहिए 60% और 80%, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, 60% ऑफ 80% आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, तो मुझे दोनों होने चाहिए, मतलब एंजाइटी वगैरह भी होनी चाहिए, और दूसरा ए था मेरे पास, सॉरी ए मतलब एंजाइटी भी होनी चाहिए, ई मतलब फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ये देखो मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप के बच्चे हाई स्क्रीन टाइम कितना है, 60% है, जितने बच्चे हैं उनका। और ये देखा गया कि 80% जो है वो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं, एंजाइटी और लो टेंशन को फेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा 60% ऑफ 80%। आगे चलते हैं, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी थी, अभी निकाली हमने, 72% थी, मतलब 72/100। तो यहाँ देखो बेटा एक 100 और 100 तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 जीरो सीधा सीधा यहाँ काट देंगे, 8 6 48 डिवाइडेड बाय 72, 24 के टेबल से कटेगा, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और इसी के साथ बेटा हमने जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया था, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, सारे का सारा हमने सॉल्व कर दिया बेटा। बड़ी मेहनत लगती है सॉल्व करने में, टाइम भी लगता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।